ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव जी तायवाड़े, मंच पर उपस्थित माननीय नानाभाऊ पटोले जी, माननीय डॉक्टर परिणय फुके जी, डॉक्टर अभिजीत वंजारी जी, दूसरे सेशन के प्रेसिडेंट ऑनरेबल जस्टिस ईश्वरैया जी, माननीय बघेल जी और सभी आदरणीय नेतागण, सामने मौजूद मेरी माएँ बहनें और पूरे राष्ट्र को, जो राष्ट्र के ओबीसियों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भाइयों, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और उनके साथ जुड़ी सभी संगठनाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि जो मांगे अभी 22 मांगे डॉक्टर तायवाड़े साहब ने आपके सामने रखी थी, वो मांगे क्या है और जब हम यहां से वापस जाएंगे, क्योंकि आप तो सब प्रतिनिधि हैं अपने अपने इलाकों के, तो आप क्या मैसेज ले जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को उन मांगों के बारे में क्या कहेंगे, उनकी कानूनी पहलू क्या है, ये मैं आपके सामने रखूं, ये मेरी आज की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, जो पहली मांग है वो मांग कि आप हमारे सर तो गिनिए। जब तक कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने हैं, तो आप हमारे लिए क्या हवाओं में योजनाएं बनाएंगे? वो मांग है जनगणना की, और ये मांग मेरी नहीं है। ये मांग संविधान सभा में भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख ने उठाई थी। मेरे लिए यह खुशी की बात नहीं है, यह बहुत दुख की बात है कि आज उस मांग के उठने के 72 साल बाद मैं फिर से वही मांग आपके सामने रखूं। 23 अगस्त 1949, ये तारीख आप याद रखिए। जितने प्रतिनिधि आए हैं, आप कोशिश कीजिए कि लोकसभा की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख का वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने हम जितने हैं उस हिसाब से नौकरियों में हमारे लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए। तो हम कितने हैं कैसा पता चलेगा? एक ही इलाज है कि जनगणना हो। इसके जवाब में उस वक्त भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि पिछड़ा कौन है ये सब जानते हैं, और इसीलिए तो आर्टिकल 340 में हमने रखा है कि एक राष्ट्रपति जी एक कमीशन और एक आयोग का गठन करेंगे, और वो आयोग गिन लेगा कि कितने लोग हैं, क्या करना चाहिए, ये सब कर लेगा। और इसलिए जो 82, 86 और 87 का अमेंडमेंट डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने प्रस्तुत किया था, वो वापस लिया इस वादे के बाद। जैसा ही आर्टिकल 340 आया, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि ये राष्ट्र का हमारे सारे ओबीसी बंधुओं के को दिया हुआ एक वचन है कि हम आपको इंसाफ देंगे। आज 72 साल बाद फिर से हम उस वचन की याद दिला रहे हैं कि यह वचन पूरा होना बाकी है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का आयोग आ गया तो 10 साल के बाद शायद हमको किसी किस्म की कोई भी बेनिफिट्स देने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको याद दिला दूं कि आयोग पहला गठित हुआ, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, काका कालेलकर आयोग ने क्या किया, मंडल आयोग ने क्या किया, लेकिन सच्चाई ये है
कि 40 साल लग गए आयोग के दिए हुए रिकमेंडेशंस को कुछ हद तक के लागू करने में। तो जो 10 साल में आप हमको प्रोग्रेस बताने वाले थे, जो 10 साल में हमको मिलने वाला था, उसका कुछ परसेंटेज मिलने के लिए 40 साल लग गए, और आज उसके बाद 32 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि बाकी के रिकमेंडेशंस का कुछ हो। देखिए, मैं एक बात बताऊं, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान को हमने अपनाया। हम भारत के नागरिक हो गए, किसी भी दूसरे से कम नहीं है हम। तो ओबीसी किसी की भिक्षा नहीं मांग रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा है, वो एक भारत का नागरिक होने का अधिकार मांग रहा है। और इस नागरिक के अधिकारों के लड़ाई में आप सब शामिल हैं। आज डॉक्टर बबनराव तायवाड़े जी ने जो 22 मांगे रखी है, आप उसके साक्षीदार है, गवाह है कि ये मांगे रखी गई थी। ये तारीख इतिहास में जाएंगी कि फिर से वो मांगे सरकार के सामने किसी ने रखा था। मैं आज अभिनंदन करना चाहूंगा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और उनके अध्यक्ष का, ये रखा। हमारे 3 समस्याएं हैं मेनली। एक है एजुकेशन, दूसरी है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। जिन 3 चीजों को लेकर आज पिछले 72 साल से हम लड़े आ रहे हैं, अब अगर इनका हम निराकरण सोचें तो एजुकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स का, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन का। अब स्कॉलरशिप आएगी कहां से? तो ओबीसीज के लिए आपको स्पेशली बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। आप एससीज के लिए करते हो, आप एसटीज के लिए करते हो, ओबीसीज के लिए नहीं करते। तो एससी और एसटी कितने हैं, इनका परसेंटेज तय है, वो गिने गए हैं, हर 10 साल बाद गिने जाते हैं। लेकिन बजटरी एलोकेशन जब ओबीसीज के लिए करना है तो पता ही नहीं कि ओबीसी कितने हैं, क्योंकि ऑफिशियली आता नहीं। तो इसलिए भी जब तक कि आपकी जनगणना नहीं होगी तब तक के बजटरी एलोकेशन भी आपके लिए नहीं होगा। तो बजटरी एलोकेशन भी करवाना है तायवाड़े साहब, तो आपको पहले जनगणना करवानी होगी। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में जो प्रॉब्लम है हम देख रहे हैं, बात होती है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन वो रिजर्वेशन मिलेगा कब? जब आपके पास में सरकारी नौकरियां होंगी तब। हम जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जितनी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जितने पब्लिक सेक्टर हैं, सबके सब प्राइवेट कर रहे हैं। जो प्राइवेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। और जब आउटसोर्सिंग करते हैं तो उसमें संवैधानिक रिजर्वेशंस लागू नहीं होंगे। तो हम एक हाथ उठा के कहते हैं कि हम आपको देंगे, और दूसरे हाथ से सारी अपॉर्चुनिटीज पीछे कर लेते हैं। तो आज हमने तय करना चाहिए कि इन सारे प्राइवेटाइजेशंस का हमको विरोध करना बहुत जरूरी है, वरना ये 27% वाला जो कानून है, हम खूबसूरत फ्रेम में, सुनहरे फ्रेम में लगा के अपने अपनी दीवारों पे लगा के रखेंगे, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब जब रिजर्वेशन की बात आती है तो ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ 27% क्यों? अब देखिए, वकील हूं मैं, जज साहब यहां बैठे हैं, हम सभी संविधान के विद्यार्थी, स्टूडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक के पहले अमेंडमेंट से 130वें 104वें अमेंडमेंट तक के हमने सारे अमेंडमेंट पढ़ डाले। कॉन्स्टिट्यूशन में 50% की सीलिंग कहीं नहीं है। तो सीलिंग ऑफ 50%। तो फिर ये आया कहां से? तो ये उस वक्त आया था
जब एक हाथ से मंडल आयोग दिया जा रहा था और कोर्ट के थ्रू उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे। इंदिरा साहनी के जजमेंट तब यह आया कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई आया कहां से? तो अभी डॉक्टर तायवाड़े साहब ने जो डिमांड किया था, अब उस डिमांड पे आता हूं कि तहसील लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सभी जगह जुडिशरी में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। वो नहीं होने की वजह से जो संविधान में नहीं है वो भी पढ़ा जा रहा है और आपके साथ हर जनरेशन के साथ ये जुल्म हो रहा है कि आपको फीलिंग देगी। अगर संविधान हमारे पुरखों ने बनाया है तो उसको इंटरप्रेट करने के अधिकार भी तो आप हमें दीजिए। वो आप दे नहीं रहे हैं, इसलिए ये जुल्म हो रहा है और 50% का सीलिंग है। तो इसका विरोध तो कैसे होगा? रास्ता बहुत आसान है, सरकार को रास्ते पता है। जरूरत है इच्छा शक्ति की और आपके दबाव की। 103वां अमेंडमेंट आया, राजूरकर जी कह के गए ना कि 103rd अमेंडमेंट, उनसे पहले बाड़ूभाऊ धानोरकर जी ने भी ये कहा कि पूरे इंडिया से ओपन में जो लोग आते हैं उन्होंने कभी डिमांड नहीं की थी कि हमारे लिए किसी रिजर्वेशन की जरूरत है। कोई मोर्चे नहीं निकले, कोई कन्वेंशंस नहीं हुए। वन फाइन मॉर्निंग सुबह उन्होंने अमेंडमेंट लाया और ओपन से आने वाले गरीबों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, जो भारत के नागरिक है उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो वह 10% रिजर्वेशन, अब जब 10% का फॉर्मूला आया तो कहा कि ये 10% 100 में नहीं डालेंगे, 100 के अबाउ 10% लेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि ये 50% को इफेक्ट ना करे। तो जो फॉर्मूला वहां अवेलेबल हो सकता, वो फॉर्मूला ओबीसी के लिए क्यों नहीं हो सकता? एक छोटा सा सवाल आप कीजिए ना। आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस लिए ला सकते हैं तो ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों नहीं आ सकता? क्यों आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में ओबीसी ये वर्ड क्लियर डाल के उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन एक बार का कर क्यों नहीं देते? कौन रोक रहा है? अच्छा, फिर वो अमेंडमेंट लाया तो उसके साथ एक लाइन जोड़ दी कि बाकी जो गरीब लोग हैं जो दूसरे रिजर्वेशंस लेते हैं उनको ये 10% में जगह नहीं मिलेगी। तो 22% में के जो गरीब 10% है, जो गरीब है 22% में के, उनके लिए 10% आ गया सर। यानी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4% लोगों के लिए वो 10% आया और यहां ये 65% लोग बैठे हैं, उनके लिए हमने 1% भी नहीं रखा। तो इन चीजों पे आपको सोचना होगा। अब सरकार में अभी डीओपीटी की बात हो रही थी, इत्तेफाक है कि अभी पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ तो उसका रिप्लाई आया परिमो। तो रिप्लाई ऐसा है, एक सवाल पार्लियामेंट में एक माननीय खासदार साहब ने किया था कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी लेवल है दिल्ली में जो पॉलिसीज बनाते हैं उनमें जातीय डिवीजन कैसा है। तो आप लोगों को बड़ी खुशी होगी ये जान के। तो 2019 की पोजीशन आई थी 89 सेक्रेटरी, 90 थे एक टर्म, उसमें एससी के 1 थे। ये लोकसभा के पटल पे आई है इंफॉर्मेशन। एससी का 1, एसटी के 3 और ओबीसी कितने होंगे? ओबीसी 0। अब ये क्यों हुई हालत? ये राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमको 200 साल पहले, लेकिन उस हालत के लिए आजाद भारत में हम खुद जिम्मेदार हैं कि हम इन डिमांड्स को पूरी तरह से दबाव नहीं लाते, पूरा प्रेशर नहीं करते। तो फिर हालत इसलिए हुई कि हमारे पास में एजुकेशन की कमी है। तो एजुकेशन और हायर एजुकेशन आता कहां से? तो आता है वो यूनिवर्सिटीज से। तो फिर यूनिवर्सिटी की भी पोजीशन देख ली जाए
तो 496 ये वाइस चांसलर्स की पोस्ट थी इंडिया में। उसमें 6 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एससी कैटेगरी के आउट ऑफ 496, यानी 5 लोग। एसटी के भी 6 और ओबीसी के 36 नहीं यहां है। लेकिन 27% कितने होते हैं सर? आप ज्यादा मत दीजिए, हमारे पूरे 65% मत दीजिए, लेकिन 27 तो दीजिए। अब बची बात, चलो वाइस चांसलर के लिए नहीं मिल पाए, हम उस काबिल नहीं है कि आप हमको बना सके, तो जो परमानेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात मैं करूं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात होती है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सारी बड़ी यूनिवर्सिटी में परमानेंट प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी से एक भी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 313 पोस्ट है ओबीसी के लिए, जिसमें से 304 वैकेंट है, सिर्फ 9 जगह पे परमानेंट ओबीसी प्रोफेसर। तो अभी माननीय मंत्री जी ने बोला कि उन्होंने एक वाइस चांसलर को बुलाया था, जब फाइल देखी तो फिर भर्ती करवाई गई। तो फाइल में क्या लिखा हुआ था ये उन्होंने नहीं बताया, ये मैं आपको बताता हूं। फाइल में ये तो था कि ओबीसी के कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन किया है। मुझे अमरावती यूनिवर्सिटी के एक बड़े जिम्मेदार प्रोफेसर नजर आए थे, तो यूनिवर्सिटी के फाइल में लिखा था कि ओबीसी वालों ने अप्लाई तो किया है, लेकिन उसके आगे सिलेक्शन कमेटी ने लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस। आप प्रेम भाऊ आप उठा के देखिए कोई भी फाइल, हर फाइल में यह लिखा होता है। तो ओबीसी ही क्यों सुटेबल फाउंड नहीं होता आपको? क्या आपकी नजर का फर्क है, क्या हम नजर ही नहीं आते? तो नजर कैसे आएंगे? आप 65% है, आपको मालूम होना चाहिए। जितना हाथ आप मजबूत करेंगे डॉक्टर तायवाड़े साहब का, उतने ज्यादा नजर आएंगे। अब आखिरी बात, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। मैं खुद उस केस में अपियर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, लामट साहब भी बैठे हैं यहां पे। जब जिद पर आते हैं ना तो हम क्या कर सकते? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट सरकारों को यह आजादी होगी कि वो अपने ओबीसी के जो लोग हैं उनके लिए जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, इस लेवल पे कितना परसेंटेज होगा यह तय कर। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र की बात करूं, यह संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद में विधानसभा में कानून पारित किया, विधानमंडल ने पूरी तरह पारित किया, और अभी जो बबन राव जी ने जिसका आपको बताया कि संविधान के उन कानूनों में उसका ओबीसी के लिए रिजर्वेशन फाइनल कर दिया। वो प्रोविजंस चैलेंज हुए सुप्रीम कोर्ट में 2010 में। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान जो किए गए हैं संवैधानिक है, इनमें कोई बुराई नहीं है, 5 जजेस के बेंच में। लेकिन उन्होंने उससे आगे जोड़ दिया कि फिर भी आप ये पता कीजिए कि कितने ऐसी जाते हैं कि जो अनरिप्रेजेंटेड है, कम रिप्रेजेंटेशन है उनका, और कितनों की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप इसको बंद कर दीजिए। उससे 12 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई आई वाशिम जिले से कि यहां 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आया है। अब मैं आपको फिर बताता चलूं कि जिला परिषद एक्ट या संविधान में 50% का कैपिंग कहीं नहीं है, बल्कि जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज है वहां 100% रिजर्वेशन रखा जा सकता है।
तो देखिए, एक रिजर्व कैटेगरी के लिए 100% रिजर्वेशन रखा जा सकता और दूसरों को जो सिर्फ 27% दिया जा रहा है, उनको ये कहते हैं कि 50% से ऊपर जा रहा है इसलिए आपका पूरा बन। तो अब 50% से ऊपर गया तो गलती किसकी? वो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की, वो उस स्टेट के इलेक्शन कमीशन की। और आपने सजा किसको दी? पूरे महाराष्ट्र के ओबीसी कम्युनिटी को पूरा रिजर्वेशन खत्म। भाई मैं तो नहीं गया था ड्रॉ निकालने के लिए, मैं नहीं गया था वहां पे कितने नंबर होना चाहिए तय करने के लिए। आपको सजा देनी थी तो उस कलेक्टर को देते, उसको कंटेम्प्ट में अंदर करते। तो वहां हमारा दिल भरा नहीं, तो हमने उसके आगे चल के पूरे इंडिया के ओबीसी रिजर्वेशन को बंद कर दिया और बोला कि आप कमीशन बिठाओ। अरे कमीशन आर्टिकल 340 में ऑलरेडी बैठा हुआ है, एक अलग कमीशन कौन से संविधान से आप ला रहे हैं? वो कमीशन बैठा, उसने तहसीलदारों से पूछा कितने हैं, तो महाराष्ट्र में यवतमाल जिला है, उस यवतमाल जिले से 2 मुख्यमंत्री आए थे, वसंतराव नाईक और सुधाकर राव नाईक। वो आते थे पुसद इस जगह से जहां पे VJNT, ST, और OBC इन दोनों को मिला है तो कम से कम 73 से 74% पॉपुलेशन होता है। वहां के तहसीलदार ने एक लेटर दिया कि 20% OBC है, मैंने नामों से देख लिया। एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं। और उस शहर के नगर पालिका में आप सिर्फ 20% OBC रिजर्वेशन आ गया। यहां भी बात खत्म नहीं हुई। फिर महाराष्ट्र सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट गई कि अब देखिए आपने अलाउ कर दिया है, कमीशन का रिपोर्ट आ गया है, तो जितने इलेक्शंस बचे हुए हैं उसमें आप हमको ओबीसी का रिजर्वेशन करने दीजिए। तो माननीय जज साहब कहते हैं कि नहीं, जिनमें नोटिफिकेशन हो चुका है वो वहां पे नहीं आएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि भाई लेकिन हमारे यहाँ इतनी बारिश है कि हम वो सारे के सारे इलेक्शन पोस्टपोन कर चुके हैं, आप अभी तो इजाजत दीजिए। फिर भी जज साहब कहते हैं कि नहीं, हमने कह दिया ना वहां नहीं आएगा, यानी नहीं आएगा, चाहे साल भर बाद क्यों नहीं इलेक्शन होता, हम कंटेम्प्ट में नहीं। ये इसलिए हो रहा है कि आपके प्रतिनिधि वहां नहीं है। जब तक के आपके प्रतिनिधि नहीं होंगे, जब तक के जुडिशरी में आपके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, आपके हालात बहुत बेहतर होते हुए मुझे नजर नहीं आता। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 40 ओबीसी मिनिस्टर हो चुके हैं, लेकिन जो बने हुए कानूनों को एग्जामिन करता है, इंटरप्रेट करता है, उस जगह अगर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या होगा? तो इसके लिए आपको कोशिशें भी करनी होगी और ये लड़ाई इसी तरह आगे बढ़ानी होगी और ये लड़ाई चलती रहेगी। इस बात को मैं सिर्फ बाबा साहेब पंजाबराव देशमुख ने इस लड़ाई के बारे में क्या कहा था ये मैं आपको बोल दूं। उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं कि हमको ये समझ लेना चाहिए कि चाहे हम चाहे या ना चाहे, पर यही मांग रही है और यही मांग रहेगी, और जितना आप उसे रोकेंगे या दबाएंगे उतनी ही अधिक उग्र और अदमनीय वो होती चली जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको यहाँ छोड़े जा रहा हूँ कि इन मांगों का पीछा आप कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने बच्चों को कम से कम इंसाफ दिला के जाएंगे। जय ओबीसी, जय भारत।